हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक और वीडियो अपन बना रहे हैं अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में। वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय का जो अपन कहती है उसको अपन दो तरीकों से निकालेंगे। एक तो नियत बलों के लिए और एक वेरिएबल परिवर्ती बलों के लिए अपन लोग इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो देखो, मैंने कहा सबसे पहले ये प्रमेय क्या कहती है। ये प्रमेय कहती है कि किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित है, उस आरोपित बल के कारण क्या होगा, कार्य होगा। और वो जो कार्य है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होगा। एक बार दोबारा सुन लो। मैंने कहा किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा कोई कार्य जो होता है वो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। यहाँ पे मैंने कह दिया, मान लो के आई से मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, के एफ से मतलब फाइनल यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा। तो इन दोनों में अंतर जो है वो परिवर्तन किसका, गतिज ऊर्जा का परिवर्तन हुआ। तो अपने डब्ल्यू इजिकल टू डेल्टा के ये मैथमेटिकल वे में लिख दिया। आओ इसका प्रूफ करते हैं अपन। सबसे पहले अपन कर रहे हैं नियत बलों के लिए। नियत बलों के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, हमने एक कण लिया है एम द्रव्यमान का है जो कि ए त्वरण से गतिशील है, यानी कि उसके ऊपर बल लगता है एफ, एफ इजिकल टू एम ए। ये इसके ऊपर कार्यरत बल है। ऐसी स्थिति में वो कण क्या करेगा, गति करेगा। मान लिया उसका प्रारंभिक वेग u है और a त्वरण से गति करता हुआ वो s विस्थापन करता है। तो गति की तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण से क्या कह सकते हैं, मैंने कहा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या देखना तो एक बार, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां पर मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू a इंटू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं अपन। दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ m से गुणा करने पर, गुणा करने पर जब अपन m से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा एम ए इंटू एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2, यही होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया एफ, ये एम इजिकल टू क्या हो गया, अभी अपन ने शुरू में यही तो कहा था कि एक एम द्रव्यमान का कण है, ए त्वरण से गतिशील है, विस्थापन एस करता है, प्रारंभ में उसका वेग यू था, अंत में उसका वेग क्या हो जाता है, वी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास एम इजिकल टू एफ लिख सकता हूँ और ये हो गया एस इजिकल टू, अब ये क्या हुआ, ये यू जो है वो प्रारंभिक वेग है यानी कि ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हुई, और ये वी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अंतिम गतिज ऊर्जा हुई। तो इसको मैंने लिख दिया के एफ माइनस के आई, ऐसा लिख सकता हूँ। बोलो कोई दिक्कत। एफ इंटू एस यानी बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो अपने पास क्या आ गया इक्वेशन, W बराबर एफ इंटू एस को क्या लिख सकता हूँ, W बराबर के एफ माइनस के आई। अरे यही तो बनेगा, यही तो कार्य ऊर्जा प्रमेय है। या फिर इसको आप दोबारा दोबारा लिख लो, डेल्टा की। मेरी बात समझ में आई है, बहुत सिंपल सा है। अगर अगला, अब देखो वही बात है कि अगला अगर नियत बलों के लिए पूछे तब तो अपन को ये करना है, लेकिन अगले ने अपने से क्वेश्चन में डाल दिया कि परिवर्ती बलों के लिए निकालो, यानी कि वेरिएबल फोर्स के लिए अगर अपन निकालें परिवर्ती बलों के लिए। देखो यहां तक में कोई दिक्कत है, देखो अपन क्या करना चाहता हूं, फॉर वेरिएबल फोर्स या फिर ऐसे बोलो परिवर्ती बलों या बल के कारण के लिए, या कारण एक ही बात है, यानी कि इस बार जो अप्लाइड फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या हो रहा है, समय के साथ बदल रहा है, लगातार रूप से क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर परिवर्ती बलों के कारण जो कार्य होता है उसका सूत्र आप, हम लोग इसमें पहले चैप्टर में पहले पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान रख लेना फिलहाल, एक्स आई माइनस एक्स एफ एफ इंटू डी एक्स। अरे सीधी सी बात है, अगर कॉन्स्टेंट होता एफ इंटू एस होता, अगर ये नियति होता तो एफ इंटू एस होता, लेकिन अगर वो विस्थापन के साथ में अगर परिवर्तित हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में मैं उसका इंटीग्रेशन करूंगा। मेरी बात समझ में आई नहीं? तो उस पर ये जो होगा कार्य वो परिवर्ती, यानी कि यहाँ पर जो बल है वो एक्स के साथ में क्या है, परिवर्तनशील है, इसीलिए अपन लोग क्या करेंगे उसको इस प्रकार से लिखेंगे। ये क्या है, परिवर्ती बलों के कारण किया गया कार्य। इतनी बात ध्यान में रह जाएगी आपके। वेरी गुड, अब आगे देखो।
परिवर्ती बलों के लिए हम जानते हैं, वही बात 2-3 वीडियो हो गए हमको मेरे को बोलते हुए, हम जानते जानते हैं या नहीं है, लेकिन शुरुआत इससे कर देते हैं। क्या जानते हैं भाई हम लोग? हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो होती है उसका सूत्र होता है 1/2 mv²। बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो? ये तो सब जानते हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका उपरोक्त समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या कर रहा हूं भाई मैं? अवकलन करने पर जब मैं इसका अवकलन करता हूं तो ये हो जाएगा dk/dt, हाँ या ना, इज इक्वल टू, यहां हो गया 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। द्रव्यमान नियत है, जहां मान रखा है मेरे पास जो वस्तु ही रहेगी, वो परिवर्तित नहीं हो रही है, वो टूट नहीं है, इसलिए उसका द्रव्यमान क्या रहा, कांस्टेंट, उसको भी मैंने m पहले ले लिया। यह हुआ v² का अवकलन कर रहा हूं क्योंकि ये नियत नहीं है, समय के सापेक्ष वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसका अवकलन करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, v² का x की पावर n का अवकलन होता है, क्या होता है, n x की पावर n - 1। तो यानी क्या हो जाएगा, 2v की पावर 2 - 1 यानी 2v हो गया, और बच गया। लेकिन अब ये डायरेक्ट तो फंक्शन नहीं है, डायरेक्ट क्या है, t का फंक्शन तो नहीं है, तो यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं इसको फिर, dv/dt, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा dk/dt इज इक्वल टू बन गया mv, और dv/dt को मैं लिख सकता हूं a। बोलो हाँ, dk/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ma, और v को मैंने लिख दिया dx/dt। आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं। ma इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा f, और dt से dt कैंसिल आउट, इज इक्वल टू f, और ये बन गया dx, यानी कि x के साथ में f परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील है तो यहाँ पे परिवर्तन, ये अपन क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी। जब क्या x बराबर xi है तब गतिज ऊर्जा k बराबर है ki, तथा जब x बराबर xf है तब k बराबर हो जाएगा kf। समाकलन करने पर देखो क्या होगा, समाकलन जब मैं करूंगा इसका तो ये बन गया, ये लो dk, क्या हुआ, ki से kf, और इज इक्वल टू समाकलन f dx, क्या हो जाएगा, अरे बोलो, यहाँ किसकी लिमिट लगेगी, xi से xf, पता है ना लिमिट कहाँ किसकी लगती है, यहाँ x है तो x की लिमिट लगेगी, यहाँ k है तो k की लिमिट लगेगी। अब इसका समाकलन करूंगा तो आ जाएगा k, और लिमिट लगा दी मैंने ki kf, लोअर लिमिट ki अपर लिमिट kf इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, w। ये क्या है, परिवर्ती बलों के कारण किया गया कार्य, ये क्या है, परिवर्ती बलों के कारण किया गया कार्य, यानी कि W बराबर मेरे पास आ गया क्या, kf माइनस ki, यही तो निकालना था आपको, यही तो है वर्क एनर्जी थ्योरम। सिंपल सा टॉपिक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 नंबर में तो सिर्फ पढ़ में आएगी, 2 नंबर में आपको पूछा जा सकता है, आपको हो सकता है छोटा सा डेरिवेशन है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी रामायण नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक अपन और करते हैं, कौन सा, एक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का एक उदाहरण है, जो कि जिस पर क्वेश्चन बनता है 2 या 3 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, बताते हैं। फ्री फॉलिंग में मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्या कहा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक, या लिख दो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण रहती है, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करके दिखाना है कि कैसे कि एक वस्तु मुक्त रूप से गिरने का मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग 0 है, उसको अपन इस प्रकार से छोड़ रहे हैं, तो छोड़ रहे हैं
तो वो मुक्त रूप से गिर रही है, और मुक्त रूप से गिर रही है तो उसके लिए अपन यहाँ पे काम करेंगे। पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपन ने कहा एक वस्तु है जो ए स्थिति पे है, कुछ समय के पश्चात वो बी स्थिति पे आ जाती है, और फिर उसके बाद में धरातल से टकराने से जस्ट पूर्व, टकराई नहीं है लेकिन टकराने वाली है, इसको मैंने कह दिया ए स्थिति है, इसको मैंने कह दिया बी स्थिति, और इसको मैंने कह दिया टकराने से पूर्व की स्थिति सी। ये माना कि ये एच ऊंचाई से वस्तु गिर रही है, ये इसकी बीच की अवस्था है गिरते हुए की, ठीक है। यहां से यहां तक मान लो कि ये x दूरी गिरी है और ये बच गया, वो h माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? समझ रहे हो? अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको पहले बताता हूं कि मैं ए बिंदु पर कुल ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा मतलब कुल ऊर्जा, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा मतलब कुल ऊर्जा, तो मैं ए बिंदु पर क्या निकालूंगा? कुल ऊर्जा निकालूंगा, देखूंगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर बी पर निकालूंगा, फिर देखूंगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, और सी पर निकालूंगा, फिर उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं ये देखूंगा। तो इन तीनों जगह ऊर्जा का मान अगर समान आ गया तो अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी? कंजर्व हो गई, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? संरक्षित हो जाएगी। तो देखो बिंदु ए पर सबसे पहले अपन ने क्या लिया? बिंदु ए पर क्या हो रहा है भाई? u बराबर तो 0 है, प्रारंभिक वेग क्या है? 0, ठीक है। अगर प्रारंभिक वेग 0 है तो इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान, भाई पहले अपन बात करते हैं कि कुल ऊर्जा कितनी होती है बिंदु ए पर। कुल ऊर्जा ई ए बराबर होती है, मैंने कहा एक तो कह दिया काइनेटिक एनर्जी के ए, और एक कह दिया पोटेंशियल एनर्जी यू ए। गतिज ऊर्जा को मैं के से रिप्रेजेंट करूं, स्थितिज ऊर्जा को मैं यू से रिप्रेजेंट करा। तो ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा की बात करूं, क्योंकि वहां पर वेग शून्य है, बिंदु ए पर कण का वेग शून्य है, लिख सकते हैं अपन बिंदु ए पर कण का वेग शून्य है, अतः अतः क्या? अतः वहां पर क्या हो जाएगी? के ए बराबर हो जाएगा 0। समझ गए क्या? तो अब मैंने कहा के ए बराबर 0 हो गया, और अगर मैं इसी बिंदु पर आपसे स्थितिज ऊर्जा पूछूं तो आप सब जानते हो कि स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला था mgh। तो मैंने कहा अगर वस्तु का द्रव्यमान m है, गुरुत्वीय त्वरण g होता ही है, और यहाँ पर मैंने ऊंचाई जो ली है ए बिंदु की स्थितिज ऊर्जा h, धरातल से h ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे h। तो कुल ऊर्जा बिंदु ए पर, कुल ऊर्जा ई ए बराबर हो जाएगा, ई ए बराबर हो जाएगा के ए तो गया 0, और प्लस क्या? एम जी, चलो लिख देते हैं 0 प्लस एम जी एच। ई ए बराबर मेरे पास आ गया एम जी एच, समीकरण नंबर 1। यहां पर मेरे पास कुल ऊर्जा होगी। अब मैं खेल खेलूंगा किसके साथ? बिंदु बी के साथ। बिंदु बी पर क्या हो रहा है भाई? बिंदु बी पर देखते हैं। मैंने कहा इस जगह मैंने कहा वेग जो है वो शून्य नहीं है। अब वेग अगर शून्य नहीं है तो यहाँ पे वेग निकालना पड़ेगा एक तो, और दूसरी बात स्थिति ऊर्जा भी निकालनी पड़ेगी। तो बिंदु बी पर मैंने कहा वेग, सब बिंदु बी पर वेग हम लोग ज्ञात करेंगे। कैसे निकालेंगे? मैंने कहा निकाल लो अपन, किससे निकालें? गति की तृतीय समीकरण से निकाल लेंगे। वी स्क्वायर बराबर होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो होता है। अरे सही बोल रहा हूँ क्या मैं? तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये मैंने किया। अब मैंने कहा इस जगह मैंने मान लो इस बी बिंदु पर वेग वीबी कह दिया, वीबी स्क्वायर इजिकल टू प्रारंभिक वेग 0 था, प्लस 2 ए की जगह जी लिखा, और एस की जगह मैंने लिख दिया एक्स, तो यानी कि वीबी का स्क्वायर इजिकल टू ये आ गया। तो एक अब मैं क्या निकालू? गतिज ऊर्जा, अतः के ए गतिज ऊर्जा, सॉरी केबी, केबी कितना होगा? मैंने कहा 1/2 एम वीबी का स्क्वायर। वीबी का मान रखने पर कितना हो जाएगा भाई? 1/2 एम 2g x, यानी कि केबी मेरे पास जो निकल के आया वो आया mgx। समझे कि नहीं समझे? ये मैंने केबी निकाला, केबी मतलब बी बिंदु पर गतिज ऊर्जा। इसी प्रकार बी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा यूबी बराबर वही एम जी एच, एच की जगह इस बार क्या रह गया? एच माइनस एक्स रह गया, यानी कि यूबी बराबर मेरे पास जो आएगा वो आएगा एम जी एच माइनस एम जी एक्स। सिंपल। कुल ऊर्जा बी बिंदु पर, कुल ऊर्जा मैं क्या लिखूं? कुल ऊर्जा को ईबी लिख देता हूं, ठीक है।
ईबी इज इक्वल टू क्या लिखूं, केबी प्लस यूबी। ईबी इज इक्वल टू मेरे पास है, केबी का मान मैंने लिख दिया mgx प्लस mgh माइनस mgx। mgx कैंसिल आउट हो गया, अपने पास आया ईबी बराबर mgh। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समीकरण नंबर 2। यानी मैंने एक चीज तो देखी कि बिंदु ए पर और बिंदु बी पर कुल ऊर्जा का मान नियत है, सी पर भी नियत हुआ तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित हो गई। बिंदु सी पर, बिंदु सी पर देखते हैं, बिंदु सी के लिए मैं ए से डायरेक्ट सी पे आ रहा हूं, ठीक है। तो यानी कि ऐसी कंडीशन में इसके लिए प्रारंभिक वेग यूए होगा। प्रारंभिक वेग क्या हो गया, यूए, जो कि 0 है, समझ रहे हो गया। और अगर मैं निकालू यहां पर वेग वीसी, यानी कि गति की तृतीय समीकरण से वीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, यूए का स्क्वायर प्लस 2as। वीसी का स्क्वायर तो मुझे ज्ञात करना ही पड़ेगा, क्या होगा भाई, यूए का स्क्वायर तो मैंने कहा 0 है, प्लस 2 ए की जगह जी लिखूंगा, एस की जगह क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक मैंने कहा एच। समझे कि नहीं समझे? ये वीसी का स्क्वायर आ गया, क्या है, वीसी का स्क्वायर इज इक्वल, या वीसी इज इक्वल टू √2gh लिख सकते हो, लेकिन मुझे वी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, वीसी के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अतः गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा केसी बराबर क्या हो जाएगी भाई, 1/2 mvc का स्क्वायर, यानी केसी बराबर हो गया 1/2 m2gh। केसी बराबर क्या हो गया, mgh। एट लास्ट अपन निकालते हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा, क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा की बात करूं, कौन से बिंदु पर, वही सी बिंदु पर, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, मैंने कहा यूसी। यहां पर मैंने कहा ऊंचाई कितनी बची, मैंने कहा 0, तो mg0, यूसी बराबर मेरे पास आ गया 0, यानी कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा क्या होगी, कुल ऊर्जा हो जाएगी ईसी बराबर क्या, केसी प्लस यूसी। केसी का मान तो है mgh, क्या है, mgh, और इसका मान है 0, यानी ईसी बराबर मेरे पास आया mgh। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2, 3 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 से हम क्या कह सकते हैं कि EA बराबर है EB के, बराबर है EC के। अतः यहां फ्री फॉलिंग के दौरान कुल स्थिति, कुल ऊर्जा का मान क्या रहेगा, क्या कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, यानी कि एक समान बनेगा, यानी कि नियत रहेगा, ठीक है। ये अपन यहाँ पे प्रूव करते हैं। अपने से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मुक्त रूप से गिरती वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सिद्ध किया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन किए, पहला क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। समझ में आ गई मेरी बात? अपना यहाँ आज अपन टॉपिक खत्म करते हैं। एक बार वापस मैं वही बात बोलूंगा, क्या आज के समाचार समाप्त हुए? नमस्कार।